नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 8 के लास्ट पार्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पीसन्स जमींदार्स इन द स्टेट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहले 3 पार्ट में हम काफ़ी सारी स्लाइड्स देख चुके हैं, ये 4th पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट भी है। आखिरी स्लाइड्स पर हम पहुँचते हैं। Transition from a tribal to monarchical system. The transition from a tribal to monarchical system had started much earlier in India. बहुत पहले शुरू हो चुका था। अब ये ट्राइबल से मोनार्कल सिस्टम क्या है? ट्राइबल मतलब जो ट्राइब्स होती हैं, जो ज़्यादातर जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्रों में होते थे लोग, वो ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज होते थे, या कास्ट या फिर एक तरीके से इसी तरीके का ग्रुप। तो उसमें चीफ वगैरह होते थे। और मोनार्कियल सिस्टम जहाँ पर मोनार्क होता है, राजा होता है। ट्राइब में किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के ही लोग होते हैं, उनके अपने फिक्स कस्टम होते हैं, जबकि मोनार्क जो राजा होता है वो किसी एक ट्राइब या किसी एक कास्ट का नहीं होता है, वो पूरे स्टेट का होता है, जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो ट्राइब है वो धीरे धीरे मोनार्कल सिस्टम या किंगडम्स कैसे बने, तो उसके लिए क्या था, काफ़ी सारी ट्राइब्स इकट्ठी आई और उसका एक राजा बना, किंग बना, मोनार्क बना। और ये इस तरीके से ट्राइबल सिस्टम से मोनार्कल सिस्टम की तरफ शिफ्टिंग, तो ये काफ़ी पहले से हुआ था। जैसे कि आयन अकबरी में ऑब्जर्व किया गया है ट्राइबल किंगडम इन नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब असम, अरुणाचल, मेघालय, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर ट्राइब्स थी छोटी छोटी, काफ़ी सारी, और आज भी हैं इवन, बहुत छोटी छोटी, मतलब हर एक गांव एक अलग ही ट्राइब है और उनके अलग अलग नाम भी है, जैसे अभी भी नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। तो वॉर वॉज अ कॉमन ऑक्यूरेंस बिटवीन ट्राइबल किंगडम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में वॉर भी इन ट्राइब्स में आपस में हुआ करते थे, वो इसलिए भी कि ताकि जो मुगल एम्पायर है उसको अगर उसके सामने अगर स्टैंड होना है तो काफ़ी बड़ी आपको आर्मी बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग ट्राइब्स थी वो इकट्ठा हुई, और जब ट्राइब को इकट्ठा कोई एक इंसान करता है तो दूसरी को जीतना पड़ता है। और उसी हिसाब से काफ़ी सारी ट्राइब्स को इकट्ठा करके किसी राजा ने एक किंगडम बनाया, और वो किंगडम बनने के कारण ही असम नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ था कि असम से आगे की तरफ कभी भी कोई भी मुस्लिम किंगडम या फिर उसको दलदी सल्तनत का बोले या मुगल एम्पायर का बोले, कभी भी कोई असम की बाउंड्री से आगे की तरफ कभी जा ही नहीं पाया था। तो ये जो ट्राइबल किंगडम नॉर्थ ईस्ट में थे, जैसे कि को किंग्स है, subjugated a number of neighboring tribes in a long sequence of wars through the 16th and 17th centuries। जैसे कि एक ये को किंग्स है, काफ़ी सारी ट्राइब्स को इकट्ठा करके इन्होंने किंगडम बनाया, ताकि वो जो फॉरेन एम्पायर है, जो इन्वेजन है मुस्लिम्स का, उसको झेल सके और उसको वहीं पर रोक सके। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, कभी इतने सालों तक कोई भी मुगल या कोई भी मुस्लिम वहाँ पर आगे जा ही नहीं पाया था। जमींदार्स वर लैंडेड प्रॉपर्टीज एंड आल्सो एंजॉयड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस। अब आते हैं जमींदार पर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है पीजेंट्स जमींदार्स इन द स्टेट, पीजेंट्स हम देख चुके हैं। पीजेंट्स यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते थे, किसान होते थे। जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। तो जो कम ज़मीन पर, जैसे हमने पीसेंट्स के पास देखा था कि अमाउंट है फिक्स, 5 या 6 एकड़ की जो ज़मीन है वो उनके पास फिक्स है, वो किसान है। लेकिन जब ज़मीन, उनके पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और वो बड़े बड़े ज़मींदार बन गए थे, काफ़ी लैंडेड प्रॉपर्टीज थे। इसमें ये भी है, कास्ट भी एक इस चीज़ में बहुत ही फैक्टर रोल प्ले करती है। फैक्टर फॉर द एलिवेटेड स्टेटस, दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर द स्टेट। अब ये जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े थे, अमीर थे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन उनके पास है, तो ये करते क्या क्या थे? ठीक है, दे परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर द स्टेट, मतलब स्टेट के लिए भी वो काम करते हैं। ऑब्वियसली जब मुस्लिम राज हुआ, मुगल या सल्तनत शुरू हुई, उससे पहले भी, तो उससे पहले ही इस धरती पर काफ़ी राजा होते थे, और ये जो बड़े बड़े जो लोग थे, ज़्यादा
जिनके पास ज़मीन होती थी वो स्टेट के लिए कुछ करते थे। तो वहाँ पर जब कोई इंडियन किंगडम नहीं रहा, जब मुस्लिम रूल्स की स्थापना हुई, तो अब इन लोगों का क्या काम है, अब ये जो स्टेट है उनके लिए इनको सर्विस देनी होगी। तो जमींदार्स हैड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स, मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टी। जो इनकी काफ़ी सारी ज़मीन होती है उनको मिल्कियत कहते थे, जो इनकी पर्सनल लैंड होती थी। मिल्कियत लैंड्स वर कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज़ ऑफ जमींदार्स विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर्स। उनको जोतता कौन था, ये हायर्ड लेबर्स उनकी ज़मीनों को जोतते थे। जमींदार की जो उनकी प्राइवेट लैंड होती थी अपनी, जमींदार्स कुड सेल और डोनेट दीज लैंड्स एट विल। और अपनी खुद की वो मालिक है ज़मीन के, तो वो उसको डोनेट भी कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं जमींदार को। और दूसरा काम जो जमींदार करते थे कि जो भी गांव में है, जो गांव का बड़ा जमींदार है, वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का स्टेट के बिहाफ पे भी काम करता था। जैसे कि पंचायत अलग होती है, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं। पंचायत तो गांव के लोगों के लिए होती है, ठीक है। जमींदार्स वो है जो गांव से, पंचायत से रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को लेकर जाएगा, ठीक है। तो जहां पर ये जो काम मिडल मैन के तरीके से हो जाता है जमींदार का, कि रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और जाके फिर स्टेट को पहुंचाएगा। दे हैड कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज। और सेम जैसे होता, हमने काफ़ी सारी अलग अलग उसमें पढ़ा है कि इनके पास ये भी कंट्रोल होता था कि अगर वहाँ पर किसी जगह पर या विलेज में जहाँ पर भी ये बड़े बड़े जमींदार होते थे, उसको अगर स्टेट की तरफ से भी रूल करना है, मतलब वहाँ पर जैसे पंचायत है वो वहाँ के फैसले लेगी, लेकिन अगर कुछ इलीगल ऐसा काम हो रहा है जो स्टेट जिसको रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो वो काम जमींदार करते थे। तो इसलिए उनके पास मिलिट्री रिसोर्सेज भी होते थे, उनके अपने किले भी होते थे, जिसमें कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री मतलब घुड़सवारी और तोप बारूद, ये सब भी उनके पास होता था कि लोकल लेवल पे वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। दे कॉन्स्टिट्यूटेड वेरी नैरो एपेक्स इन द पिरामिड। तो राजा से जो बिल्कुल ऐसा हायरार्की आती है पिरामिड से, मतलब सबसे ऊपर मुगल एम्पर है, उसके बाद उसके काफ़ी सारे नॉबल्स है, उसमें जो सबसे नीचे का नॉबल मतलब जो सबसे नीचे आता है उस पिरामिड में, वो जमींदार थे। Abul Fazl's account indicates that most of the zamindars were from an upper caste, ब्राह्मण और राजपूत। और ज़्यादातर ये जो जमींदार थे, क्योंकि ये जमींदार मुगल रूल आने के बाद नहीं बने थे, ये पहले से ही थे, जो यहाँ के लोकल लोग होते थे, ठीक है। तो वो राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने इंडियन जो किंग थे उनको भी सर्व किया था, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आते जा रहे थे, उनको ज़मीन उनके पूर्वजों से मिली होती थी। तो वो सब हिंदू थे या फिर यहाँ के लोग थे, वो ज़्यादातर उसमें से अपर कास्ट ब्राह्मण या राजपूत थे, ठीक है। एक ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कंसेप्ट, और बहुत ज़्यादा इसका चलन भी अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हुआ था। उससे पहले कास्ट का मतलब ये नहीं होता था कि किसी को इज्जत ज़्यादा है या किसी को कम है। पहले कास्ट का मतलब होता था उनके काम से, मतलब कोई काम कर रहा है तो वो उसका कास्ट है, वो उनकी जात है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो उसमें ऊपर या नीचे नहीं होता था, मतलब जैसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, वैसे कोई जात ऊंची या नीची या छोटी या बड़ी नहीं होती थी। ये कंसेप्ट फॉरेन से आया, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास और फलाना ढिमका। और ये जानबूझकर अपर और लोअर कास्ट डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी वो करने के लिए इन्होंने ये चीज़ को, इन वर्ड्स को क्रिएट किया और लोगों के दिमाग में डाला कि भाई तुम अपर कास्ट के लोग हो और ये लोअर कास्ट के लोग हैं, ताकि लोगों में आपस में फूट हो जाए और ये आपस में मिलकर हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर सकें। तो ये नाम और उसके बाद चलता ही चला गया, क्योंकि अभी भी हम इंग्लिश एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये अपर कास्ट लोअर कास्ट अभी भी वही सब चल रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण और राजपूत ज़्यादातर थे, यानी कि यहाँ के लोग होते थे जमींदार। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ फेयरली लार्ज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जमींदार। इसमें से काफ़ी सारे जमींदार, मतलब बहुत बड़ा समूह भी था, जिसमें से मध्य वर्ग के जो मिडिल कास्ट के लोग हैं वो भी होते थे, अपर कास्ट के ही ज़रूरी नहीं थे, जिसमें कुछ मुस्लिम जमींदार भी हुआ करते थे। The disposition of weaker people by a powerful military chief were quite often a way of expanding a zamindari.
काफ़ी सारे जो ज़मींदार होते थे वो वही कुछ ऐसे भी हो जाते थे कि वहाँ के आसपास का कोई बहुत ही नाजुक से वीक लोग हैं, उनको वहाँ से खदेड़ दिया और अपनी ज़मीन का हिस्सा और ज़्यादा बढ़ा लिया। It is, however, unlikely the state would have allowed such a show of aggression by a zamindar unless he had been confirmed by an imperial order. और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो किसी वीकर सेक्शन को वहाँ से हटाकर अपनी ज़मींदारी को, अपनी लैंड को और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिना इम्पीरियल ऑर्डर के वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो ये भी संभव है कि ये इम्पीरियल ऑर्डर भी होता होगा। जमींदार स्पेहेडेड द, और ये इसलिए भी ताकि उनको रेवेन्यू और ज़्यादा आ सके। मतलब जो ज़मींदार है वो अपनी ज़मीन पर लेबर लगाएगा, उनसे खेती करवाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लोग भाग कर अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, और उस ज़मीन से प्रॉपर एक रेवेन्यू किंग के पास या एम्परर के पास जाता रहेगा। Zamindar spearheaded the colonization of agricultural land and helped in settling cultivators by providing them with means of cultivation, including cash loans. जमींदार ये काम भी करते थे कि भाई जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर लोगों को भी बसाने की कोशिश करते थे कि भाई अगर कोई इंसान है जो अच्छे से मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको कल्टीवेशन के मीन्स उसको प्रोवाइड कर दिए, मतलब जैसे हल वगैरह है, जो चीज़ें जिससे वो कल्टीवेशन कर सके अच्छे से, और कैश लोन मतलब लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवा दिया ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को अच्छे से और बढ़ा सके। और मतलब ये पॉजिटिव साइड भी है ज़मींदारी का एक। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ज़मींदारी, और ज़मींदारी को मतलब ज़मींदारी खरीदना और बेचना, मतलब ज़मीन का, उस ज़मीन को किसी ज़मींदार ने किसी दूसरे को बेच दिया तो फिर वो ज़िम्मेदारी दूसरे के हाथ में चलेगी, क्योंकि ज़मीन काफ़ी बड़ी है, ज़मीन से रिलेटेड है सब। तो ये भी होता था और ये मोनेटाइजेशन का ही प्रोसेस था। इन एडिशन ज़मींदार सोल्ड द प्रोड्यूस फ्रॉम देयर मिल्कियत लैंड्स, और दूसरा ज़मींदार अपनी जो उनकी लैंड है जिसको मिल्कियत बोलते हैं, अपने मिल्कियत लैंड से जो प्रोड्यूस होता है उसको बेच भी सकते थे। और जितना हिस्सा स्टेट को जाना था रेवेन्यू के रूप में गया, और बाकी को जो अपने यूज़ के रखने के बाद बाकी को बेच देते थे। पैरेलल आर्मी, अब ये जो ज़मींदार आर्मी भी रखते थे साथ में स्टेट की तरफ से जो उनके पास होता था। अकॉर्डिंग टू द आयन अकबरी में है कि कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ज़मींदार, और ये इसलिए भी अलाउड था ज़मींदारों को आर्मी रखना कि वो वहाँ पर स्टेट की तरफ से वहाँ के लोकल लोगों पर अपना कंट्रोल रख सके, और जब ज़रूरत हो तो वो आर्मी स्टेट को भी प्रोवाइड करवा सके। तो ऑलमोस्ट जो जितने भी ज़मींदार थे उसको अगर पूरा का पूरा कंबाइन करें, जितने भी मुगल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो उनके पास ज़मींदार थे उनकी आर्मी को कंबाइन करें, तो इतने लाख, 3 लाख कैवलरी है और 42 लाख इन्फेंट्री है, पैदल सेना 1,800 एलिफेंट्स हैं, 4,000 कुछ तोप हो गई, और 4,500 बोट वगैरह नेवी के लिए भी हो गया। There is evidence to show that जमींदार often established market, ये भी एविडेंस है कि जमींदार कई बार मार्केट लगवाते थे अपना थोड़ा उस पे, ताकि जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, लोकल हैं, वो अपने प्रोड्यूस को ओपनली मार्केट में डायरेक्ट सेल कर सके, उनको प्रॉफिट मिल सके। जमींदार एक सा मतलब बहुत ही कम एविडेंस या फिर ना के बराबर एविडेंस है कि जमींदार एक्सप्लॉयटेटिव होते थे, जैसा कि इंग्लिश लोग उसमें मिला है, क्योंकि अगर वो ऐसा होते तो उसके अलावा जो वहाँ की लोकल लोग हैं उससे भी इन चीज़ों के बारे में कुछ सोर्स मिलता। तो पीजेंट्री के साथ उनका बल्कि रिलेशन एक अच्छा था, पैटर्नलिज्म था, मतलब जैसे कि वो उनके रक्षक हैं, उनके पिता हैं, या फिर उनकी देखभाल करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई उनको लोन प्रोवाइड करवा दिया, उनके लिए मार्केट लगाए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। दूसरा जो भक्ति संत्स हैं उस टाइम के, भक्ति और सूफी, वो लोकल जो सिचुएशन है उसको लेकर भी काफ़ी सारी कहावतें या फिर कुछ कविताएं और जो अपना उनका गाने थे, भजन थे, उसमें उस चीज़ को शामिल रखते थे। तो उसमें उन्होंने कभी भी जमींदार को ऐसा नेगेटिव नहीं दिखाया, भक्ति संतों ने भी, या फिर जैसे ऑपरेशन के पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाया, पॉजिटिव दिखाया। और दूसरा कि लार्ज नंबर ऑफ एग्रेरियन अपराइजिंग विच इरप्टेड इन नॉर्थ इंडिया इन 17th सेंचुरी, जैसे कि भी रेवेन्यू जब ज़्यादा कहीं पर मांग करता है स्टेट, तो
ये हमने देखा था कि पिछले पार्ट में कि भाई जो पीजेंट्स है, किसान है, वो विद्रोह कर लेते थे। तो उस विद्रोह में जमींदार इन लोगों का बल्कि साथ ही देते थे, और जमींदार भी स्टेट के अगेंस्ट में वो करते थे रिवोल्ट कि भाई ये आप अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी लोग तो वहीं के थे, वो अपने लोगों के पक्ष में तो रहेंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल रूल, और ये पैसे पहले उसमें भी एविडेंस कभी ऐसे नहीं रहे कि मतलब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई उससे पहले इस तरीके की कोई भी एविडेंसेस नहीं रहे हैं कि कोई भी लोकल लोग जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं। ये रिवोल्ट वगैरह और ये स्टेट की विद्रोह ये मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टाइम से, मतलब 12वीं सदी के बाद से ही शुरू हुआ था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल रूल, लैंड का जो रेवेन्यू आ रहा है स्टेट के पास वो मुगल एम्पायर का ही, उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसका मेन सोर्स था। अगर जैसे कि हमने बताया कि 17वीं शताब्दी सदी के बाद से जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद से जो बाकी के जो एम्पायर्स थे वो उस एम्पायर को इसीलिए नहीं रख पाए और अलग अलग हो गए कि उनका जो सोर्स था, मतलब जैसे मराठा एम्पायर ग्रो होने लग गया, बहमनी एम्पायर ग्रो होने लग गया, वो अपना अलग अलग हो गए, तो उनका जो लैंड रेवेन्यू जो सोर्स था वो बंद हो गया, और नोबल्स इतने ज़्यादा हो गए थे उनके पास। तो जो मुगल एम्पायर जो टूटा उसका कारण भी यही बना कि उनका जो रेवेन्यू का रिसोर्स था वो क्रैश कर गया था। बाकी जो नॉर्थ साउथ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट से जो एक्सपेंशन हो रहा था और सिख वगैरह का हो रहा था, तो उनके पास रेवेन्यू का सोर्स कम हो गया और एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ता दिल्ली तक आ गया और ख़त्म हो गया बाद में। तो ये जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री एम्पायर का है वो इसीलिए इसी को बोला जाता है कि मेन उसका एक पिलर था, उसको खड़े रखे हुआ था रेवेन्यू को। और दूसरा ये भी है कि हम अगर पहले का हमने एंशंट इंडिया हमने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि सिर्फ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज ही नहीं है स्टेट के लिए, उससे मतलब उससे पहले 12वीं सदी से पहले, ठीक है, तब जब उससे पहले जो इकोनॉमी था वो सिर्फ एग्रीकल्चरल नहीं था, मतलब जैसे इसमें रहे कि मेनली एग्रीकल्चरल है, रूरल इकोनॉमी है, जबकि उससे पहले अर्बन भी था। और हम जैसे पहले देखा था कि मैथमेटिक्स का और काफ़ी सारे भास्कराचार्य है, ज्ञान का काफ़ी विकास हुआ था, और इकोनॉमिक का भी। और हम जितने भी उससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो भी कुछ है इंडिया में जो हम आज बोलते हैं कि भाई एंशंट इंडिया ने विश्व को दिया क्या है, वो सब ज्ञान जो सब कुछ है वो इन लोगों के आने से पहले था। उसके बाद ये चीज़ें बंद हो गई। आए थे मुसलमान और मुस्लिम रूलर्स, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की जलाकर राख कर दी। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसी 6-7 यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में, तो जहाँ पर मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, साइंस है, मेडिकल साइंस है, सब कुछ जो भी यूरोप के पास ज्ञान गया यहाँ से, वो उसके बाद से 12वीं सदी के बाद से ये सब कुछ बंद हो गया था। सिर्फ एक रूरल इकोनॉमी मेन, मतलब बाकी चीज़ें थी धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन मेनली रूरल इकोनॉमी बन के रह गई थी। और इसीलिए मुगल एम्पायर के पास सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू ही था लैंड का, उनकी इकोनॉमिक मेनस्टे का। It was therefore vital for the state to create an administrative system to ensure control over agricultural production and to fix and collect revenue from across the empire. इसलिए मुगल एम्पायर के लिए बहुत ज़रूरी था कि उनके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अच्छे से वो कंट्रोल कर सके और उनके पास फिक्स रेवेन्यू वो लगातार आता रहे। दिस सिस्टम इंक्लूडेड द ऑफिस ऑफ दीवान, इसमें एक दीवान का ऑफिस होता था जो कि इस पूरे के पूरे फिस्कल सिस्टम को सुपरवाइज करता था, ठीक है, अपनी नज़र में रखता था कि सब प्रॉपर चल रहा है। Thus, revenue officials and record keepers penetrated the agricultural domain, became a decisive agent in shaping agrarian relations. और बहुत ही ज़्यादा जो लोगों की रूरल जो इकोनॉमी थी वो इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही चलती रह गई थी कि भाई रेवेन्यू ऑफिशियल्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड लिख रहे हैं और रेवेन्यू जा रहा है, और बस ये सब ही रह गया था। दूसरा जो आमीन है वो ऑफिशियल थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इम्पीरियल रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस है इम्पीरियल, उनको प्रोविंसेस में अच्छे से
सब लोग फॉलो कर रहे हैं क्या, ये नज़र आमीन रखते थे ऑफिशियल। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेजेस। अब ये जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, लैंड से रेवेन्यू आ रहा है, उसकी अरेंजमेंट्स 2 तरीके से होती थी। पहला कि भाई वो लैंड को देखते थे और एसेस करते थे कि यहाँ से कितना रेवेन्यू आ सकता है, और दूसरा मतलब आना चाहिए एम्पायर के पास, स्टेट के पास। और दूसरा था कि एक्चुअल में फिर वो आ कितना रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि जितना उनको डिमांड चाहते थे उतना आता नहीं था इन चीज़ों के चलते ही। क्या चलते, रिवोल्ट वगैरह ये सब चलते ही, कि भाई कभी कहीं से कुछ हो रहा है तो कभी कहीं से कुछ हो रहा है। वैसे हमको पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, पर इकोनॉमिक चलो मान भी लेते हैं उतनी नहीं थी, पर ठीक है थोड़ी बहुत तो थी। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो 12वीं सदी के बाद से दिल्ली के आसपास तो थी, लेकिन बाकी जगह पर नहीं थी। द जमा वाज द अमाउंट असेस्ड एंड हासिल। अब ये दो था कि भाई जमा यानी कि जो एक्सेस करते हैं कि भाई इतना अमाउंट तो हमको आना चाहिए, ठीक है, वो कैश में भी होता था और काइंड में भी होता था। तो ये उसको बोलते थे कि हमने एसेस किया कि भाई इतना अमाउंट आना चाहिए, उसे बोलते थे जमा। और जितना अमाउंट आया है वहां से उसको बोलते थे कि हासिल, कि भाई इतना हमको हासिल हुआ है, ठीक है। अकबर डिक्रीड ऑर्डर्ड आमिल गुजार और रेवेन्यू कलेक्टर। अभी जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था, जो जाता था हर एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए, उसे आमिल गुजार कहते थे, या किरोड़ी भी कहते थे अकबर के टाइम पे। ये दोनों नाम उसके लिए यूज होते थे। इसमें आमिल गुजार भी है और काफ़ी जगह पर अमल गुजार भी है, ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब है दोनों का। दैट ही शुड स्ट्राइव टू मेक कल्टिवेटर्स पे इन कैश। अकबर का मानना था कि जो कल्टिवेटर्स हैं वो रेवेन्यू कैश में ही हो, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते कैश में तो काइंड में भी ऑप्शन को ओपन रखे, यानी कि जो उनकी फसल का भाग है वो दे सके। चलो ठीक है, कोई कैश नहीं दे सकता है तो जो वो चीज़ बना रहे हैं उसी को दे दे, लेकिन प्रायोरिटी कैश की रखते थे। वाइल फिक्सिंग रेवेन्यू द अटेम्प्ट ऑफ द स्टेट वाज टू मैक्सिमाइज इट्स क्लेम्स। और फिक्स अगर रेवेन्यू जब करना है तो कोशिश रहते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमाइज अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उतना कोशिश करें। बोथ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड्स वर मेजर्ड इन ईच प्रोविंस। और हर एक प्रोविंस में ऐसी फिर इसीलिए ज़मीनों को नापा जाता था कि कौन कौन सी ज़मीन कल्टीवेट हो रही है और कौन कौन सी कल्टीवेट की जा सकती है, कि वहाँ पर अपने जाके अपने लोगों को बसाएं और वो लैंड भी और ज़्यादा कल्टीवेट शुरू हो और रेवेन्यू और ज़्यादा आए। Aurangzeb instructed his revenue officials to prepare annual records of the number of cultivators in each village. और सेम ऐसे औरंगजेब ने इंस्ट्रक्ट किया था कि हर एक विलेज में कितने कल्टीवेटर्स हैं, मतलब कितने लोग हैं जहाँ से हमको कल्टीवेशन रेवेन्यू आ सकता है, उसका भी एनुअल रिकॉर्ड रखा जाए। लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में ये चीज़ नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली या यूपी और हरियाणा यही एक ऐसा एरिया था जो थोड़ा स्टेबल था, बाकी जगह पर था नहीं, ठीक है। कैश और काइंड। अब ये क्या था कि भाई कैश और काइंड में कैसे दे सकते हैं, तो आइन में भी ये ऐसा है। आमिल गुजार जो रेवेन्यू कलेक्टर था उसको ही बोला जाता था कि काइंड में भी ले सकते हैं। अब ये काइंड यानी कि जो दूसरा जो है वो 4 तरीके का होता था, कि भाई जो भी वो बना रहे हैं, कल्टीवेट जो भी कर रहे हैं, वो कैश क्रॉप भी हो सकती है और वैसे ही दूसरी भी हो सकती है, तो उनको कैसे लेना है। तो उसके 4 तरीके थे: कनकुट, बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई, ठीक है। तो इसको पढ़ देती हूँ। अमिल गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत न डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। पहला, कणकूट। हिंदी जुबान में कण का मतलब अनाज और कूट का मतलब अंदाजा, यानी कि अनाज का अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह से दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाजा से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा है
जो तरीका है वो है बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं। इसमें फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं। मतलब इसमें फिक्स करते हैं कि भाई किसको कितना मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है। इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाज की नियत रखते हैं। तीसरा है खेत बटाई। जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं कि भाई इतने हिस्से का इनके पास आएगा, इतने हिस्से इसमें जो होगा वो इनके पास चला जाएगा। चौथा है लांग बटाई। फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर लेकर चला जाता है और मुनाफा कमाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन लैंड अंडर अकबर। अकबर की ये भी आयन में ही है, आयन अकबरी में है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया। मतलब जो जमीन है, मतलब जमीन को बांटा जाएगा अलग अलग तरीके की, जमीन में क्लासिफाइड किया जाएगा कि ये कैसी है। तो जमीन अलग 4 तरीके की होती थी: पोलज, परौती, चचर और बंजर। अब ये पॉलज कौन सी है? पॉलज वह जमीन है जिसमें जो सबसे ज्यादा कल्टिवेबल लैंड होती थी, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। पॉलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हाईली कल्टिवेबल लैंड है, ये सबसे ज्यादा वो है। दूसरी है परौती। ये थोड़ी सी कम है, इसमें खाद वगैरह की ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। इसमें परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, ठीक है। फिर ये है पोलज और परौती, ये सबसे अच्छी जमीनें हैं। फिर दूसरी है चच्चर, वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़नी पड़ती है, उसके बाद ही उस पर फिर से कुछ उगाया जा सकता है। और बंजर तो वो जमीन है जो 5 या ज्यादा सालों से खाली ही पड़ी है, उस पर कुछ उगना मुमकिन है नहीं इतना। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं। अब ये जो पोलज और परौती, इसकी भी 3 किस्में हैं कि सबसे अच्छी वाली, सबसे थोड़ी मीडियम वाली और सबसे खराब वाली, ठीक है। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं। और फिर अगर कहीं विलेज में ये किनके पास ये अलग अलग तीनों टाइप की जमीन है, मतलब पॉलज और परोती की तीनों टाइप की, अच्छी, मध्यम और खराब, तो जमीन का टोटल कर लेते भी, इसमें से जितना आएगा, जो भी उत्पाद आएगा, उस प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट का तीसरा हिस्सा, 1/3 पार्ट स्टेट के लिए रेवेन्यू के रूप में फिक्स कर लिया जाएगा, है ना। तो ये है व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर वुड हैव हैड ऑन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। अब ये देखिए, एम्पायर बड़ा हुआ और लैंड रेवेन्यू हुआ, तो दिल्ली, आगरा और यूपी है ना, यहाँ पर तो हमेशा ही रहा, ये तो फिक्स स्टेबल है, ठीक है। ये है बाबर का, भाई ये दिल्ली तक ही आया था। अकबर का और थोड़ा इधर राजस्थान और उधर पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर असम से उधर कभी कोई नहीं जा पाया, यहाँ से उधर बंगाल से उस तरफ इधर आती हैं वो बाकी 7 सिस्टर्स हमारी, नॉर्थ ईस्ट इसको इस एरिया को बोलते हैं, जो इस मैप में दिखाया नहीं गया है क्योंकि कभी था ही नहीं, ठीक है। औरंगजेब का फिर है पार्ट ये वाला, नीचे दक्कन की तरफ और आ गया था, लेकिन ये भी बहुत कम समय के लिए था। जब उसके बाद के सालों में क्या आया था, यहाँ पर मराठा एम्पायर आ गया था, औरंगजेब और शिवाजी की काफी कड़ी टक्कर थी, तो इसलिए ये वाला जो पार्ट था वो उसने यहाँ पर ध्यान देना शुरू किया औरंगजेब ने, तो ऊपर वाले रिवोल्ट करने लग गए, यहाँ पर सिख भी थे, तो इसलिए बाकी की जो जगह है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी रही नहीं, सिर्फ इस पार्ट में ही रही थी। तो इन चीज़ों का ऑब्वियसली लैंड रेवेन्यू पे फिर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कहीं से तो मतलब अच्छे से आ रहा है तो कहीं से ठीक से नहीं आ रहा है रेवेन्यू, तो इन चीज़ों का तो बहुत फर्क फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये है जमा, जो हमने देखा था कि भाई एक तो हासिल होता है और एक होता है जमा। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम औरंगजेब ऑर्डर टू हिज रेवेन्यू ऑफिशियल 1665। ये औरंगजेब का एक ऑर्डर है, वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, मतलब जो परगना में अमीन है, जो ऑफिशियल से हमने अमीन पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है, वे परगना के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। दोनों चीजों को अच्छे से देखें और जमा को निर्धारित करें कि भी इतना आपको देना पड़ेगा। अब है पार्ट दूसरा, द फ्लो ऑफ सिल्वर कॉइन इनटू मुगल एम्पायर। देखिए पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें अच्छा है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुगल एम्पायर was the largest territorial empire in Asia among the Ming
उस वक्त चाइना में मिंग डायनेस्टी थी, ईरान में सफाविद थे और टर्की मॉडर्न एम्पायर था, उसमें से ये काफ़ी बड़ा था पर छोट ऊपर और नीचे होता रहता था, लेकिन एक समय पर ये काफ़ी बड़ा भी हुआ था जो हमने मैप में देखा था। मुगल्स ने काफ़ी अच्छे से पावर को कंसोलिडेट किया। नॉर्थ में तो फिर भी फिक्स ही रहा था 6th और 17th में, बाकी जगह पर ऊपर नीचे रहा साउथ में और बाकी जगह पर, लेकिन नॉर्थ में तो उनका फिक्स था। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नॉर्थ में रही, जितने भी कुछ एरिया में थी, लेकिन थोड़े एरिया में से ही लेकिन थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब जगह पर बेशक ना हो। तो इस वजह से नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रेड फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरेनियन सी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ट्रेड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। Voyages of discovery, opening up of new world America resulted in a massive expansion of India's trade with Europe. अब इसी समय पर अमेरिका और बाकी नई लैंड भी डिस्कवर हुई थी, तो उन जगह पर भी इसके लिए इसी कारण से इंडिया का जो ट्रेड था वो और भी जगह पर जाना शुरू किया। Expanding trade brought in huge amount of silver bullion into India to pay for goods procured from India. This was good for India because it didn't have natural resources of silver. और इसी ट्रेड की वजह से इंडिया में सिल्वर आना और भी ज़्यादा में मात्रा हुआ, क्योंकि इंडिया में हर एक तरह की जो बाकी दुनिया में जैसे मसाले हैं, टेक्सटाइल्स है, वो बाकी जगह पर नहीं था। यहाँ की धरती ऐसी है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें उगाई, मतलब ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं पानी है, कहीं रेगिस्तान है, तो हर तरीके की फसल होती है। तो ये यहाँ की धरती भी इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्शन और वो सब चीज़ें नेचर ने ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसलिए उस अगर प्रोडक्शन अच्छा है तो ट्रेड भी काफ़ी अच्छा है, और ट्रेड के बदले जो सिल्वर आ रहा था वो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और उसी के बाद मेटल करेंसी में स्टेबिलिटी आई, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में जो सिल्वर रुपया चल रहा था उसके लिए सिल्वर की ज़रूरत थी और सिल्वर काफ़ी मात्रा में आ रहा था। This facilitated an unprecedented expansion of minting and circulating of silver coins. काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स उस टाइम पे बने। इटालियन ट्रेवलर गियोविनी करेली ये इस बारे में लिखते हैं कि भाई पूरा सिल्वर पूरे देश से कहीं कहीं से घूम घूम के एंड में आके तो इंडिया में आता ही था। सब कुछ पूरा देश घूमेगा, पूरी मतलब ग्लोब घूम लेगा, उसके बाद ये सिल्वर इंडिया में ही आएगा, क्योंकि हर एक देश जिसने भी जिस देश थे पूरे अर्थ पे, वो कुछ ना कुछ इंडिया से लेते ही थे। तो इसीलिए हर कोई देश आकर सीधा इंडिया पर टिकता ही था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पर आए थे। It also gives us an idea of phenomenal amount of cash and commodity transaction in 17th century India. How silver came to India, अभी यही जो हमने देखा यहाँ पर इटालियन ट्रेवलर है करेरी, इन्होंने लिखा था कि इंडिया में ये जो सिल्वर है ये कैसे आ रहा था। तो ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बता रहे हैं कि भी कौन सा देश क्या क्या ले रहा है इंडिया से और कैसे कैसे आ रहा है, और फाइनली आके बाद में वो हिंदुस्तान में ही रह जाता है। मतलब आपस में भी अगर कोई देश एक दूसरे से कुछ खरीद रहा है तो उस खरीद का बाद में उसको पैसे को बाद में इंडिया में ही लगा देता था, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इंडिया से चाहिए होता था। तो ये सभी का एक है, सारा का सारा है। ठीक है, ट्रांसलेटिंग द आयन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पर, आयन अकबरी, जिससे काफ़ी सारे रिसोर्सेज और एग्जाम्पल्स इस बुक में चैप्टर में दिए हुए हैं। आयन अकबरी, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ आयन इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फॉर यूज बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स। और ये पढ़ना बाद में हुआ कि आयन अकबरी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में दो लोगों ने। ये आयन अकबर नामा मेन पुस्तक है, उसके 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो हेनरी ब्लॉकमैन ने ट्रांसलेट की थी, और बाकी की जो 2 वॉल्यूम्स हैं वो H.S. ज़ैरेट ने ट्रांसलेट की थी। ठीक है, पॉइजनिंग द रोज गार्डन ऑफ फॉर्च्यून। अब ये खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई जो भी है, अबुल फजल का ही एक पैराग्राफ है, ये दोनों एक इंग्लिश और हिंदी में है। बाद में आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं, ये बस अपना बता रहा है कि मैंने कैसे कैसे आयन अकबरी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें, उसको पूरी पुस्तक को कैसे लिखा, लोगों से पूछा भाई आप उनको क्या जानते हैं, जहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, तो काफ़ी सारा है, और उसको 5 बार फिर रिवाइज भी किया कैसे कैसे लिखा उस पूरी की पूरी 3 किताबों को, अकबरनामा को। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, अपने आप से कुछ है नहीं खास। आयन अकबरी ऑफ अबुल फजल अलामी।
Ayn Akbari was the culmination of a large historical administrative project of classification undertaken by Abul Fazl at the order of Emperor Akbar. अब अकबर ने अबुल फजल जो उसका कोर्ट हिस्टोरियन था उसको आदेश दिया था कि भाई अब अकबरनामा लिखिए। मतलब अकबरनामा जो लिखी थी उसकी 3 पार्ट थे, 3 बुक थी। पहली जो पार्ट था वो था हिस्टोरिकल नैरेटिव, फर्स्ट 2, पहली और दूसरी जो पार्ट बुक है अकबरनामा की, उसमें अकबर की हिस्ट्री है, उसकी लाइफ के इंसिडेंट्स है और जो आसपास उनकी अकबर के आसपास जो लोग होते थे वो सब है, मतलब कहाँ जीत की और कहाँ क्या लड़ाई की, ये सब है, कहानियां हैं उसमें, ठीक है। तीसरी जो बुक है अकबरनामा की, उस तीसरी बुक को आयन अकबरी कहते हैं, जिसमें से इस चैप्टर में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स लिए गए हैं। ये तीसरी बुक आयन अकबरी है और इस तीसरी बुक के भी 5 चैप्टर्स हैं जिनको दफ्तर बोलते हैं या बुक बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। 5 दफ्तर इस तीसरी किताब के भी, आयन अकबरी की। आयन मेड अप ऑफ 5 बुक्स, फर्स्ट 3 बुक्स डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये जो 5 बुक है जिसमें से पहली बुक है मंजिल आबादी, दूसरी बुक का नाम है सिपाह आबादी, तीसरी बुक है मुल्क आबादी और चौथी और 5वीं जो बुक है वो रिलीजियस और लिटरेरी कल्चर है इंडिया के लोगों का, उसमें लिखा हुआ है। और अकबर की कुछ सेइंग्स हैं जो अकबर ने जो बोला है रिलीजन और उन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ के लोगों का कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह है इंडिया का, चौथी और 5वीं दफ्तर में। तो पहली जो 3 है उसमें क्या क्या है। फर्स्ट बुक मंजिल आबादी, मंजिल यानी कि मतलब मंजिल जो होती है बिल्डिंग वगैरह, तो कौन सी बिल्डिंग, इम्पीरियल बिल्डिंग, जो कोर्ट लोग मंजिल है, अरे क्या बोलते हैं उसको, इम्पीरियल हाउस होल्ड, मतलब जहाँ पर राजा और उनकी फैमिली जो रह रही है उनका जो किला है, तो उसमें कौन कौन है और क्या है, उनका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, वो सब उसमें है। सेकंड बुक है सिपाह आबादी, अभी सिपाहियों के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सर्वेंट्स हैं, मतलब जो राजा के जितने भी सिपाही हैं और नॉबल्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, किसको कैसे नियुक्त किया जाता है वगैरह वगैरह। और शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस है जो बाकी जो सिपाही हैं, मनसबदार हैं, लर्नमैन हैं, पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में है, ठीक है। तो ये पहली मंजिल, दूसरी सिपाह आबादी और तीसरी मुल्क आबादी। अब उनकी मुल्क के बारे में है, मतलब जितना उस पर जो उनका पूरा मुल्क है वहाँ से कैसे रेवेन्यू आ रहा है, ये फिजिकल साइड ऑफ एम्पायर, जिसमें से इस तीसरी वाली बुक में से ही काफ़ी सारे, ज़्यादातर इसी में से लिए गए हैं सारे के सारे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो मुल्क आबादी से ज़्यादा इस चैप्टर में पैराग्राफ्स लिए हुए हैं। रेवेन्यू रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल डिवीजन, टोटल मेजर्ड एरिया एंड असेस्ड रेवेन्यू जमा, इन सब के बारे में, ठीक है। और इसी तीसरी में ही एक और डिटेल है तीसरी वाली बुक में, मुल्क आबादी में। आफ्टर सेटिंग आउट डिटेल्स एट सूबा लेवल द आयन गोज ऑन अ गिव, सूबा लेवल के बाद सरकार, जो सूबा से और नीचे होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से और नीचे आता है सरकार लेवल पे, उस पे भी काफ़ी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, जिसकी कि 8 कॉलम है। पहला परगना महल, किला फोर्ट, अर्जियान दमन ए पैमुदा, मेजर्ड एरिया, नकदी रेवेन्यू असिस्टेंट कैश, सर्कल ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, जमींदार के बारे में। और 7वां और 8वां है कास्ट ऑफ दी जमींदार्स एंड देयर ट्रूप्स इंक्लूडिंग देयर हॉर्समैन, सवार, फुट सोल्जर, प्यादा एंड एलिफेंट्स। तो ये इंफॉर्मेशन उसमें है। लिमिटेशंस क्या है आयन अकबरी की। अब ये 5 टाइम इसको अबुल फजल ने रिवाइज किया था, उसके बाद फाइनल जो हुआ उसको उन्होंने लिख के छाप दिया था, ठीक है। तो 5 बार रिवाइज होने के बाद भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। ऑरल टेस्टिमनीज वर क्रॉस चेक, मतलब जो लोगों ने बोला है उसको भी अबुल फजल ने लिखा था। जो मैंने पैराग्राफ इससे पहले बताया था वो पढ़ लेना, वो इसमें अबुल फजल लिखते हैं कि मैंने जो ये बुक लिखी है उसके सोर्स मैंने क्या क्या लिए हैं, वो है उसमें, ठीक है। तो जो ऑरल लोगों ने बोला उनकी जो याद में था, ठीक है, उनको भी क्रॉस चेक किया कि भाई जो एक इंसान बोल रहा है उसको दूसरे से फिर वेरीफाई किया कि ये चीज़ ऐसी ही हुई थी क्या।
तो किसी एक इंसान का नहीं है। अगर उसी एक ही चीज़ को काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसी को अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। ऑल न्यूमेरिक डाटा, और जो न्यूमेरिक डाटा है मतलब रेवेन्यू कहाँ से कितना आया है, ये सब भी उसको लिखना था इसमें। तो वो भी बाद में लिखने के बाद वर्ड्स में भी लिखा है। जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई 100, 100 और 100 ऐसे भी लिखते हैं, ताकि किसी को अगर वो गलती से कुछ छप गया है तो वर्ड्स में उसको वो क्लियर कर सके कि ये एक्चुअल में ऐसा है, जो हम चेक वगैरह पे लिखते हैं। ठीक है। हिस्टोरियंस हु हैव केयरफुली स्टडी द आयन पॉइंट आउट दैट इट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे टोटल करने में काफ़ी एरर है। जो अबुल फजल के जो असिस्टेंट हैं, जो टोटल करते थे, उनसे काफ़ी गलती हो सकती हैं। डाटा जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब सभी प्रोविंस से बराबर नहीं लिया गया। मतलब कहीं से कोई डाटा ले लिया तो कहीं से कोई दूसरे तरीके का डाटा ले लिया। तो हर एक प्रोविंस से प्रॉपर डाटा था नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सभी जगह पर हमेशा एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सभी जगह पर थी नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म डाटा सभी प्रोविंस से नहीं भी आ पाता था कभी कभी। सुबास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन was compiled about the caste composition of zamindars, not available for Bengal and Orissa। जैसे कि सूबा लेवल पे ज़मींदारों की काफ़ी, उनके कास्ट और उनकी काफ़ी और बहुत छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन वो बंगाल और उड़ीसा के उस तरफ में नहीं अवेलेबल है। फिजिकल डाटा फ्रॉम सूबा इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स रिचनेस। जैसे कुछ सूबा की फिजिकल डाटा बहुत ही अच्छे से लिए गए हैं, लेकिन वहाँ की जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइजेस उसमें मेंशन नहीं है, या फिर जो वर्कर्स हैं उनको क्या वेजेस दी जाती थी ये उसमें अच्छे से मेंशन नहीं हो पाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी जो भी चीज़ है वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। तो ये है अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। क्या था, 1526 से मुगल एम्पायर बाबर ने स्टैब्लिश किया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद लोदी आखिरी दिल्ली सल्तनत था। लोधी डायनेस्टी थी। पानीपत के 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें लोधी वंश खत्म करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साल को याद रखिए। अब ये 6 लोग थे, ठीक है। बाबर, हुमायूं, मतलब उनके बेटे जो आते हैं ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, जो पहले 3 थे, BHA, वो तो थे इस 15 वाले काउंट में, मतलब 16वीं सदी में। और JSA, ये जो बाकी के 3 थे, ये 16 वाले काउंट में, मतलब 17वीं शताब्दी में थे। तो भा, BHA भा, JSA जसो, भा जसो, ठीक है। तो सबसे पहले कई बार टाइमलाइन भी आ जाता है ना उसमें। तो 1526 से बाबर आया, बीच में हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी ने कुछ 15 साल के लिए सूरी डायनेस्टी स्थापित की थी, लेकिन हुमायूं ने फिर से उसको हरा के वापस वो टेरिटरी ले ली थी। तो ये बीच में 40 से 55 सूरी डायनेस्टी का भी पीरियड आ जाता है शेरशाह सूरी का। ये सफाविद कोर्ट भाग गया था हुमायूं तब। तो आने के बाद 1 साल बाद ही हुमायूं की डेथ हो गई, वो सीढ़ियों से गिर गया था और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अकबर, जो बहुत ही छोटे थे उस समय पर, एज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो ही छोटी सी उम्र में फिर एम्परर बने थे। और 1556 से 1605 अब ये एंड हुआ अकबर, BHE, ठीक है। 15 एंड पूरा हो गया, अकबर का रेन खत्म हुआ। और उसके बाद जहांगीर का रेन शुरू हुआ, JSA 1605 से 27 तक, मतलब 16 के शुरू में जहांगीर है, फिर बीच में शाहजहां, और उसके एंड में औरंगजेब। और 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो बाकी के जो एम्परर्स थे उनको काउंट कम ही किया जाता है, क्योंकि वो रख नहीं पाए उतना स्टेबल। 1739 से, अच्छा इसी टाइम पे ना हमको पता है कि 16 शुरू हुआ, तभी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और सबसे पहले इसीलिए जहांगीर के कोर्ट में आई थी। तो BHA JSO, जे आता है 16 के शुरू में, जहांगीर उस समय पर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। ओके। तो 16 में ब्रिटिश भी आ गए थे। तो 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था दिल्ली पर, बहुत बुरा था, बहुत तबाही की थी। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को तीसरे पानीपत के युद्ध में हरा दिया था, और मराठा एम्पायर भी उसके बाद थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुआ था। 1765
दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले बंगाल के दीवाने राइट्स यानी कि दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आए थे बंगाल के 1765 में। और 1857 का जब युद्ध हुआ उसके बाद से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश का रूल है वो पूरे इंडिया पर अच्छे से स्टेब्लिश हो गया था। और लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह सेकंड जो थे, मतलब मुगल रूल 1857 में जो ना के बराबर सिर्फ दिल्ली में था वो भी खत्म हो गया था। मतलब जो रूलर थे बहुत ही बुढ़े थे ये बहादुर शाह, ये भी बिल्कुल खत्म हो गए थे। उन्होंने ब्रिटिश ने उनको बाद में रंगून भेज दिया था वहां पर, और वहीं पर फिर उनकी डेथ भी हो गई थी, जो आज म्यांमार है प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें से अगर आपको कुछ, ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, 2 पार्ट में भी कर सकती थी पर चल खैर ख़त्म ही करना था। तो इसमें अगर कुछ क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट फिर हम बाद में शुरू करेंगे 9th चैप्टर। तो इसमें आप से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।